जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 21 मई 2026 और 21 मई 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा ULCPG-V3 मिसाइल का अंतिम विकास प्रशिक्षण कहाँ किया गया? ए. पोखरण फायरिंग रेंज राजस्थान, बी. चांदीपुर प्रशिक्षण केंद्र उड़ीसा, सी. राष्ट्रीय ओपन एरिया रेंज कुर्नूल आंध्र प्रदेश, डी. श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है राष्ट्रीय ओपन एरिया रेंज कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। हाल ही में ULPGM-V3, जिसका पूरा नाम है अनमेंड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रीजियम गाइडेड मिसाइल, यह प्रशिक्षण पूरी तरह डीआरडीओ द्वारा राष्ट्रीय ओपन एरिया रेंज कुर्नूल में आयोजित किया गया। यह जो मिसाइल है हवा से जमीन, हवा से हवा दोनों मोड में कार्य करने में सक्षम है और इसमें ULPGM-V3 को ड्रोन, हेलीकॉप्टर और अन्य मानव रहित हवाई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। एक छोटी मिसाइल है और इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत की ओर उपलब्धि बताया है। इस मिसाइल का जो मुख्य काम है, दागो और भूल जाओ, मतलब फेयर एंड फॉरगेट। इसे टारगेट फिक्स करो और छोड़ दो, वो जाकर के उसको नष्ट कर देगा। तो एक प्रकार से ड्रोन बिना मानव के चलने वाली मिसाइल है। ये इसका प्रशिक्षण कुर्नूल आंध्र प्रदेश में किया गया है। बात आई है डीआरडीओ की, तो आपको बता दें डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसका आंसर है 1 जनवरी 1958। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। डीआरडीओ के वर्तमान प्रमुख हैं डॉक्टर समीर वी कामत और डीआरडीओ का मुख्य उद्देश्य होता है सैन्य तकनीक में आत्मनिर्भर और स्वदेशी विकास को बढ़ावा देना। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य पूछा जाता है, याद रखिएगा, बलस्य मूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में फिक्की के साइबर कॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? ए. मुंबई, बी. बेंगलुरु, सी. नई दिल्ली, डी. हैदराबाद। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में आएगा ही, नोट डाउन कर लें फटाफट। चैनल को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका सही आंसर है फिक्की के साइबर 7वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसे IIPC के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने कहा कि वर्ष 2030 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था का GDP में लगभग 20% योगदान होगा। एक महत्वपूर्ण है और भारत डिजिटल क्षेत्र की ओर अग्रणी देश बनते जा रहा है। UPI भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का प्रमुख उदाहरण है। यहाँ बात आई है फिक्की की, तो फिक्की की जो फुल फॉर्म है वो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फिक्की की स्थापना हुई 1927 में। फिक्की का वर्तमान मुख्यालय है नई दिल्ली और फिक्की के अध्यक्ष हैं श्री अनंत गोयंका। इतनी चीज याद रखिएगा, इस क्वेश्चन से इतने प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में मेजर जनरल BC खुंडरू का निधन हो गया। वे मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ए. खेल, बी. राजनीति और सेना, सी. विज्ञान, डी. फिल्म उद्योग। सही आंसर है राजनीति और सेना। BC खंडूरी भारतीय सेना के मेजर जनरल रह चुके हैं और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। BC खंडरू को विशिष्ट सैनिक और अनुभवी प्रशासक और प्रभावशाली नेता के रूप में याद किया जाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे 2007 से 2009 और 2011 से 2012।
इनका निधन 91 ईयर की एज में 19 मई 2026 को हो चुका है और वे इंजीनियरिंग कोर के अधिकारी थे सैन्य विभाग में और इन्हें अति विशिष्ट में सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये भाजपा के सांसद और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका नाम याद रखिएगा, मेजर जनरल BC खंडूरू। चलिए, कुछ इम्पोर्टेंट व्यक्ति जिनका हाल ही में देहांत हो गया है और वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे आशा भोसले जी, प्रसिद्ध गायिका, गोपीनाथ जो कि पूर्व क्रिकेटर थे, इनका निधन हो गया, भरत कपूर फिल्म अभिनेता और दिव्यांग सिरोही हरियाणी अभिनेत्री, सुभाषिनी तमिल अभिनेत्री, गुरबख्श सिंह ग्रेयल ओलंपिक मेडलिस्ट हॉकी के हाल ही में निधन हो गया, सुदेश कुमार जो कि हिंदी फिल्म अभिनेता थे, निधन हो गया, अमरप्रीत गिल पूर्व भारतीय अंडर-19 पंजाब क्रिकेट के खिलाड़ी थे, RB चौधरी फिल्म निर्माता थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है प्रगति 2026 आयोजन कहाँ किया जा रहा है? A जैसलमेर राजस्थान, B उमरोह सैन्य केंद्र मेघालय, C देहरादून उत्तराखंड और D है लेह लद्दाख। इसका सही आंसर है उमरोह सैन्य केंद्र मेघालय में स्थित है उमरोह सैन्य केंद्र। प्रगति 2026 नामक एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन मेघालय के उमरोह सैन्य केंद्र में किया जा रहा है। इस अभ्यास में 12 मित्र देश भाग ले रहे हैं। इसका प्रशिक्षण पर्वतीय क्षेत्र और वन क्षेत्रों में किया जाएगा। यह सप्ताह कुल 2 सप्ताह तक निर्धारित किया गया है और मेजर जनरल सुनील सेओरोन ने सभी सैन्य दल का स्वागत किया। अगर बात करें अभ्यास का प्रगति 2026 तो इसका फुल फॉर्म है पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफरेंस इन द इंडियन ओशन रीजन। यह एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसमें काफ़ी देश हिस्सा ले रहे हैं। कौन कौन से देश हिस्सा ले रहे हैं? तो 12 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। नाम इस प्रकार है: भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका, वियतनाम। याद रखिएगा, यह जो अभ्यास है यह चल रहा है 20 मई से 31 मई तक चलेगा। तो एक महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है। इसका नाम याद रखिएगा, प्रगति 2026। कहाँ आयोजित हो रहा है? तो मेघालय के उमरोह सैन्य केंद्र में। अब बात कर लेते हैं कुछ हाल ही में अभियान जो शुरू किए गए, युद्धाभ्यास जो हुए हैं उनको एक नज़र में देख लेते हैं। भारत और सेशेल्स के बीच में युद्धाभ्यास हुआ जिसका नाम है ला मितिये 2026। ठीक है, आयोजन सेशेल्स में हुआ 3 मार्च से 15 मार्च के बीच में। हाल ही में विशाखापट्टनम में मिलन 2026 आयोजित हुआ जो कि बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास था। हाल ही में प्रगति 2026 के बारे में मैंने बता दिया। हाँ, सिनबेक्स दूती भारत और कंबोडिया के बीच में 4 से 17 मई को आयोजित हुआ और कहाँ हुआ? कंबोडिया में। ठीक है, वज्र प्रहार हम युद्धाभ्यास करते हैं अमेरिका के साथ और इस बार जो वज्र प्रहार हुआ हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ, हिमाचल प्रदेश के बगलो गांव। ठीक है, हाल ही में हम धर्म गार्जियन हम भारत और जापान की सेना के बीच में युद्धाभ्यास हुआ। कहाँ पर हुआ? तो चौबटिया उत्तराखंड में हुआ मार्च में। चलिए, हाल ही में खंजर 13 भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ। कहाँ आयोजित किया गया? तो असम में, मीसामारी असम में इसका आयोजन हुआ है 4 से 17 फरवरी के बीच में। अग्निवर्षा 2026 युद्धाभ्यास भारतीय सेना के बीच में हुआ राजस्थान में, फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में किया गया। हाल ही में साझा शक्ति जो युद्धाभ्यास है 18 से 9 जनवरी को डिंगी रेंज पुणे में आयोजित किया गया जो कि भारतीय सेना ने किया है। चलिए, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में उत्तरी रेलवे के नई दिल्ली मुंबई खंड का पूरा हिस्सा किस प्रणाली के अंतर्गत लाया गया है? A TCAS प्रणाली, B कवच प्रणाली, C रेनलेट प्रणाली, D गति शक्ति प्रणाली। इसका जो सही आंसर है कवच प्रणाली। रेल मंत्रालय के अनुसार दिल्ली स्टेशन को छोड़कर दिल्ली मुंबई खंड पूरी तरह कवच प्रणाली के अंतर्गत आ चुका है।
अब एक कवच प्रणाली क्या होती है पहले समझ लीजिएगा। कवच प्रणाली में जब सामने कोई जानवर आता है या ऐसी एक्सीडेंट होने की संभावना होती है तो पायलट के विफल होने के बाद भी स्वचालित रूप से ब्रेक लग जाएगी ट्रेन में। इसे कवच प्रणाली नाम दिया गया है और यह उपलब्धि उत्तर रेलवे के दिल्ली से पलवल मार्ग पर सफल संचालन के बाद हासिल किया है। उत्तर रेलवे का दिल्ली से पलवल मार्ग कवच 4.0 से सफल संचालन के बाद हासिल किया है। कवच भारत की स्वदेशी ट्रेन टक्कर निवारण प्रणाली है, ठीक है। और इस परियोजना में 21.6 किलोमीटर लंबा खंड और 86 किलोमीटर लंबी रेल पटरी शामिल है। इन पे स्टेशनों की बात करें तो तुगलकाबाद, ओखला, हजरत निजामुद्दीन और तिलक ब्रिज स्टेशन पर कवच प्रणाली लागू की गई है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए पेरिस, बी न्यूयॉर्क, सी जिनेवा, डी टोक्यो। सही आंसर है जिनेवा में। हाल ही में जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया और हमारे भारत की ओर से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इसमें भाग लिया। इस बार जो विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया इसका विषय था वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण, एक साझा दायित्व। हमारे देश भारत ने 1.85 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं और साथ ही साथ श्री नड्डा जी ने भूटान के स्वास्थ्य मंत्री लियोंगो तांडीव वांगचुक से मुलाकात भी की और इस बैठक में भूटान में भी जन औषधि केंद्र स्थापित करने पर चर्चा हुई है। और नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री मनीषा मेहता से भी जेपी नड्डा साहब ने मुलाकात की है। तो ये एक स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया था जेनेवा में, भारत ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, हाल ही में निधन हुए माइकल जॉन नाइट स्मिथ किस खेल के खिलाड़ी थे? ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी क्रिकेट, डी टेनिस। इसका सही आंसर है क्रिकेट। हाल ही में माइकल जॉन नाइट स्मिथ को निधन हो गया है, जिन्हें प्यार से MJK कहा जाता था। इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 50 टेस्ट मैच खेले और 25 में कप्तानी की थी। इंग्लैंड के लिए उन्होंने क्रिकेट और रग्बी यूनियन दोनों खेलों में चुनिंदा खिलाड़ी में शामिल रहे। इन्होंने लगभग 40,000 रन वनडे में बनाए और 72 शतक बनाए हैं और 1960 में उन्हें बिस्डेन क्रिकेट ऑफ द ईयर भी चुना गया था 1960 में। इसके बाद उन्हें OBE सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो इनके बारे में याद रखिएगा, माइकल जॉन नाइट स्मिथ क्रिकेट के खिलाड़ी थे। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, हाल ही में 5वीं एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी गोवा, डी गुजरात। इसका सही आंसर है गोवा। गोवा में 5वीं एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप का आयोजन होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये ब्रिज कप होता क्या है? रमी आपने देखा है, ताश का गेम है ये, इसे कप नाम दिया गया है और 5वीं एशियाई कप ब्रिज चैंपियनशिप का आयोजन 21 से 27 जून को गोवा में होगा। इस प्रतियोगिता का आयोजन पणजी स्थित ताज काइडेट डे गोवा हॉरिजन में किया जाएगा। इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है ब्रिज फेडरेशन ऑफ इंडिया। इस प्रतियोगिता में कितने देश भाग लेंगे भैया? तो 20 से अधिक देश भाग लेंगे। पुरुष, महिला और मिश्रित टीम स्पर्धा होगी। एशिया का ब्रिज चैंपियनशिप हर 4 वर्ष में आयोजित की जाती है, याद रखिएगा। एशिया का ब्रिज चैंपियनशिप हर 4 वर्ष में आयोजित की जाती है। एक रमी गेम है एक प्रकार से, और भारत दूसरी बार इस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। दूसरी बार कहाँ पर आयोजित होगा? गोवा में। अब बात आई है ब्रिज चैंपियनशिप की, तो याद रखिएगा ब्रिज जो कप होता है वो रमी से है संबंधित, ताश के गेम से है। होलकर ट्रॉफी, रामनिवास रुपया चैलेंज गोल्ड ट्रॉफी, ई ब्रिज कप 2026, एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप, वेनिस कप महिलाओं के लिए और बरमुडा बाउल ओपन श्रेणी है, और गोल्ड कप ब्रिटिश कंटेंट ब्रिज
ये सभी जो गेम है वो ब्रिज खेल से संबंधित है, मतलब ताश के खेल से संबंधित है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का। हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस 2026 हर वर्ष कब मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 20 मई, सी 22 अप्रैल, डी 16 अक्टूबर। सही आंसर है 20 मई। 20 मई को आधुनिक मधुमक्खी पालन के प्रणेता एंटोन जानसा का जन्म हुआ था और इसकी शुरुआत, विश्व मधुमक्खी दिवस की शुरुआत 2017 में स्लोवेनिया में प्रस्तावित की गई थी और पहली बार 20 मई 2018 को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। मधुमक्खी पालन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लगभग 90% जंगली फूलों की जो प्रजाति है और 75% से अधिक खाद्य फसलों का जो परागण है मधुमक्खी के माध्यम से होता है। और किसानों के लिए मधुमक्खी पालन एक लाभ का धंधा है, साथ ही साथ ये कृषि के लिए और पर्यावरण अनुकूलन के लिए जरूरी है, क्योंकि कृषि में दवाओं का उपयोग किया जा रहा था, इसलिए मधुमक्खी की संख्या में कमी आ रही थी। उसको देखते हुए हर साल अब 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, जिससे कि मधुमक्खी का संरक्षण हो और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा मिले। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस की, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस 5 मई को मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक दिवस हम 7 मई को मनाते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस हम 8 मई को मनाते हैं। विश्व पक्षी दिवस 10 मई को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सूचना समाज दिवस 17 मई। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई। विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस 21 मई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व कछुआ दिवस 23 मई। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति दिवस 29 मई और विश्व तंबाकू दिवस हम 31 मई को मनाते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने ब्रॉड गेज नेटवर्क के कितने प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया है? ए 95.2%, बी 97.8%, सी 99.6%, डी 100%। सही आंसर है 99.6%। अब भारतीय रेलवे ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण कर लिया है और मार्च 2026 तक लगभग 69,873 किलोमीटर तक ब्रॉड गेज मार्गों को विद्युतीकरण कर लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में महात्मा गांधी का AI संचालित 3D अवतार किस संग्रहालय में शुरू किया गया? ए राष्ट्रीय संग्रहालय, बी रेल संग्रहालय, सी प्रधानमंत्री संग्रहालय, डी नेहरू मेमोरियल संग्रहालय। तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली। भारत में प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है और यहाँ पर महात्मा गांधी जी का AI वर्जन 3D मॉडल अवतार रखा गया है। आप इनसे बात कर सकते हैं, वे आपसे बात करेंगे। AI के माध्यम से ऐसा मॉडल बनाया गया है और संग्रहालय का तीसरा AI आधारित इंटरएक्टिव होलो बॉक्स है। इससे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के भी इसी प्रकार के होलो बॉक्स बना दिए गए हैं। आप इनसे बात भी कर सकते हैं। हाँ, इस जल्द ही श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी AI आधारित 3D मॉडल यहाँ बनाया जाएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी, हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने विद्यार्थियों के लिए कौन सा नया कार्यक्रम शुरू किया है? ए राष्ट्रीय युवा अभियान, बी 2 सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम, सी डिजिटल शिक्षा मिशन, डी मानव अधिकार शोध प्रतियोगिता। इसका जो सही आंसर है वह है, तो इसका सही आंसर है
2 सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम जो कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा शुरू किया गया है और विश्वविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम है। ये ऑनलाइन अल्पकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम है, 2 सप्ताह के लिए होगा। इसमें 100 विद्यार्थी भाग ले सकते हैं विभिन्न पृष्ठभूमि के। और यहाँ पर मानव संसाधन विभाग की बात आई है तो इनके अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति राम सुब्रमण्यम। और NHRC का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अर्थात नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। सॉरी, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। NHRC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पहले शुक्र मिशन वीनस ऑर्बिटर मिशन या शुक्रयान 1 के लिए किस देश की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? A फ्रांस, B जापान, C स्वीडन और D रूस। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका सही आंसर है स्वीडन। भारत का पहला शुक्र ग्रह मिशन अर्थात मिशन ऑर्बिट, इसे शॉर्टकट में VOM कहा जाता है, जो कि 2028 में प्रस्तावित है। और इस मिशन के लिए स्वीडन की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है स्वीडिश नेशनल स्पेस एजेंसी के साथ समझौता हुआ है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने। और स्वीडन मिशन में वीनस न्यूट्रियल एनालिसर अर्थात VNA नामक वैज्ञानिक पेलोड प्रदान करेगा। यह उपकरण शुक्र के वायुमंडल और सौर हवाओं के प्रभाव का अध्ययन करेगा। मिशन को 29 मार्च 2028 को लॉन्च किया जाएगा। LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। चलिए, बात आई है स्वीडन की, तो स्वीडन को आप मैप में देख सकते हैं कि स्वीडन है कहाँ। इसे जूम करके देखेंगे तो स्वीडन कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, स्वीडन नॉर्वे के बगल में है। ठीक है, नॉर्वे के बगल में नॉर्वे है, उसके बगल में स्वीडन है। और साथ ही साथ इसके एक और है फिनलैंड। ये फिनलैंड के साथ अपनी सीमा बनाता है। फिनलैंड और नॉर्वे के साथ अपनी सीमा बनाता है ये। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। यहाँ की मुद्रा है स्वीडिश क्रोना। स्वीडन के प्रधानमंत्री है उल्फ क्रिस्टनरसन। और नॉर्वे फिनलैंड के साथ अपनी सीमा बनाने वाला देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में भारत और दक्षिण कोरिया ने मई 2026 में किस क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? A अंतरिक्ष अनुसंधान, B साइबर सुरक्षा और रक्षा सूचना साझाकरण, C कृषि प्रौद्योगिकरण, D परमाणु ऊर्जा उत्पादन। तो इसका सही आंसर है B साइबर सुरक्षा और रक्षा सूचना साझाकरण। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में साइबर सुरक्षा को लेकर के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? ये अब मैंने बता दिया है, इसका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये मैंने बता दिया है कि जेनेवा में राष्ट्रीय 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया। 18 से 23 मई 2026 तक आयोजित होगा। और जिसमें हमारे भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री है जगत प्रकाश नड्डा साहब इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें 150 से अधिक देश शामिल हैं। और मुख्य रूप से भारत का आयुष्मान डिजिटल मिशन और टीबी उन्मूलन प्रयासों को इसमें प्रमुखता से रखा गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रमुख बैठक की अगर बात आई है तो याद रख लेते हैं। मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में किसने भाग लिया था? तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाग लिया था, जो कि स्पेन में आयोजित होती। ब्रिक्स की विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित हुई 14 से 15 मई को। और इसमें विदेश मंत्री हमारे देश के डॉक्टर S जयशंकर प्रसाद ने भाग लिया। हाल ही में 11वां हेड्स ऑफ मिशन कॉन्फ्रेंस 28 से 23 अप्रैल को हुआ था। और इसमें नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया। 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने 13 मई को इसमें भाग लिया। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 ये आयोजित हुई नई दिल्ली में और इसमें नरेंद्र मोदी जी ने इसमें भाग लिया। चलिए
अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी श्रेयांशी वाली शेट्टी ने बाओची चाइना मास्टर 2026 के महिला एकल वर्ग में कौन सा पदक जीता है? ए स्वर्ण पदक, बी कांस्य पदक, सी रजत पदक, डी कोई पदक नहीं। इसका सही आंसर है रजत पदक। बाओजी चाइना मास्टर में शिवांशी वाली शेट्टी ने रजत पदक जीता है महिला एकल में, और यह चीन में आयोजित हुई थी और PWF सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट थी। इस फाइनल में श्रेयांशी वाली शेट्टी को चीन की खिलाड़ी NQ यूंग ने हराया। मुकाबले के स्कोर की अगर बात करें तो 14-21 और 6-21 से हार गई, लेकिन रजत पदक जीता है। ये बड़ी उपलब्धि है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन अर्थात बोजी चाइना मास्टर्स 2026 का आयोजन चीन में किया गया और चीन के बोआजी सिटी जिम्नेजियम स्थान पर इसे आयोजित किया गया था। बात आई है खेल प्रतियोगिता, वो भी बैडमिंटन प्रतियोगिता की। तो आपको बता दें, हाल ही में जनवरी में पोलैंड में आयोजित हुई थी। इसमें भारत की उन्नति हुड्डा ने महिला एकल में स्वर्ण पदक जीता था। अभी भारत में चीन के निंगबो में आयोजित एक प्रतियोगिता थी जिसमें भारत के आयुष शेट्टी ने पुरुष वर्ग में रजत पदक जीता। डेनमार्क के हॉर्सेस में आयोजित भारतीय पुरुष टीम के खिलाड़ियों ने लक्ष्य सेन और स्वास्तिक और चिराग ने कांस्य पदक जीता। थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुई थी एक प्रतियोगिता जिसमें सत्यविक सिराज, रानकिरे रेड्डी और चिराग ने पुरुष युगल में रजत पदक जीता। वहीं सेंट डेविस में आयोजित भारत के ईशान भटनागर और श्रुति मिश्रा ने मिश्रित युगल स्वर्ण पदक जीता है, जो कि डेनिस में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? ए भोपाल, बी जयपुर, सी इंदौर, डी लखनऊ। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है इंदौर। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में युवा उद्यमिता कार्यक्रम मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजित होगा। इस बैठक का मुख्य विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण करना। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडवीय ने इसका संबोधन किया है और यह बैठक इंदौर में 20 से 21 मई 2026 को शुरू हो चुका है। इसका आयोजन हमारे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा किया गया और इसका उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खड़से ने उद्घाटन किया और इस कार्यक्रम को वर्चुअल तरीके से डॉक्टर मनसुख मांडवीय ने, जो कि खेल मंत्री हैं, इन्होंने संबोधित किया। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में आयुष अनुदान पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? ए नरेंद्र मोदी, बी जेपी नड्डा, सी प्रताप राघव जाधव, डी अमित शाह। तो इसका सही आंसर है प्रताप राघव जाधव, जो कि हमारे आयुष राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार। 19 से 20 मई 2026 को नई दिल्ली में आयुष अनुदान पोर्टल का शुभारंभ हुआ और यह पोर्टल मुख्य रूप से आयुष मंत्रालय की आयुष ग्रिड पहल के तहत विकसित किया गया है और इसमें डिजिटल पारदर्शी और उन्नति आएगी। इसमें पेपरलेस ऑनलाइन प्रणाली है। NGO दर्पण पोर्टल से इसको जोड़ा गया है और जिसमें संस्थाओं का सत्यापन आसानी से हो जाएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित महिला सशक्तिकरण समिति की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ए हेमा मालिनी, बी डॉक्टर दग्गुबाती पुरंदेश्वरी, सी स्मृति ईरानी, डी स्वाति मालीवाल। इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर दग्गुबाती पुरंदेरी, जो कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गठित महिला सशक्तिकरण समिति जिसकी अध्यक्ष हैं डॉक्टर दग्गुबाती पुरंदेश्वरी। इसका गठन 21 अप्रैल 2026 से प्रभावी है और इसमें कुल 28 सदस्य हैं, जिसमें 18 लोकसभा की और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं, जो महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा और लैंगिक समानता पर जोर देती है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को समर्थन देने के लिए नॉर्थ स्टार ऊर्जा मंच किसके सहयोग से शुरू किया गया है? ए BI और CIP, बी इसरो और नासा,
CE रिलायंस एंड टेस्ला, D NTPC एंड अदानी ग्रीन। सही आंसर है BII और CIP, ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अर्थात BII और कोफेन इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स CI ने नॉर्थ स्टार परियोजना शुरू की है, जिसका आकार 30 करोड़ डॉलर रखा गया है। इस परियोजना में सौर, पवन ऊर्जा, हाइब्रिड और ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में निवेश की जाएगी। भारत ने 2030 तक 50 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य रखा है, वहीं पर 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में भारतीय वायुसेना में कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कैट ए QFI बनने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? A अवनी चतुर्वेदी, B भावना कंठ, C स्क्वाड्रन लीडर सानिया, D मोहना सिंह। इसका सही आंसर है डी स्टूडेंट, फटाफट नोट डाउन करें, स्क्वाड्रन लीडर सानिया इंडियन एयरफोर्स की जांबाज अधिकारी है। स्क्वाड्रन लीडर सानिया पहली महिला कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हो गई है। और यह कैट ए जो फ्लाइंग जो पद है, यह भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की सर्वोच्च और प्रतिष्ठित योग्यता मानी जाती है। अब स्क्वाड्रन लीडर सानिया इस उपलब्धि के बाद सानिया फाइटर और ट्रांसपोर्ट पायलटों को प्रशिक्षित करने वाली एलिट इंस्ट्रक्टर बन गई हैं। यह उपलब्धि भारतीय वायुसेना में महिला की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। कैट ए जो क्वालिफिकेशन उत्कृष्ट उड़ान कौशल, अनुशासन और प्रशिक्षित दक्षता का प्रतीक है। स्क्वाड्रन लीडर को हम सत नमन करते हैं सानिया को। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए किन कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है रेबीज। रेबीज संक्रमित लाइलाज बीमारी से ग्रसित और अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को अब प्रवासी क्षेत्र से में मौत का इंजेक्शन देने की घोषणा कर दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने। तो आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।